गुड मॉर्निंग मेरे सभी प्यारे स्टूडेंट्स, वो बच्चे जो कि तैयारी कर रहे हैं इंग्लिश सब्जेक्ट से नेट की। और वो जैसा कि आप जानते हैं कि इस टाइम तो खैर हमारी कंट्री बड़ी ही क्रिटिकल पोजीशन से गुजर रही कोविड-19 की वजह से। अभी तो कुछ नहीं आइडिया है कि एनटीए कब नोटिफिकेशन जारी करेगा अपने नेट एग्ज़ाम की डेट के लिए और कब नेट का एग्ज़ाम होगा, लेकिन अभी हमारे पास प्रॉपर टाइम है प्रिपरेशन के लिए। मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स थे जो कि डिमांड करते थे कि मैम आप जो हैं एनटीए यूजीसी नेट की तैयारी करवाइए और आप बहुत अच्छे से मतलब इसको जो है एक्सप्लेन कर सकती हैं। तो इस वजह से देखिए मैं ये कहती हूँ, बुक्स वगैरह तो आप लोग पढ़ ही रहे होंगे, लेकिन अगर हम थोड़ा सा उसी बुक्स का कंक्लूज़न निकाल के पढ़ें तो अब ज़्यादा बेहतर होगा और हमारे रिवीजन के लिए भी आसानी होगी। तो इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए या इसी बात पर फोकस करते हुए मैंने अपना ये यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया है। उम्मीद करती हूँ आपको ज़रूर पसंद आएगा। चलिए मैं आपको अपने चैनल का नाम बता देती हूँ। इंग्लिश लिटरेचर एकेडमी मेरे चैनल का नाम है और इसमें हम किसी भी चीज़ को अकॉर्डिंग टू लिस्ट, अकॉर्डिंग टू पीरियड एंड अकॉर्डिंग टू राइटर, जो उस कॉन्टेम्प्रेरी राइटर्स, इन सब की हम एक लिस्ट बना करके अगर स्मार्ट वर्क करें तो मुझे लगता है कि वो ज़्यादा हम लोगों के लिए बेनिफिशियल होगा, हमारे बच्चों के लिए बेनिफिशियल होगा। तो मैंने इसी बात को सोचते हुए एक नया कॉन्सेप्ट मैं आप लोगों के सामने लेकर के आई हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आपको बहुत पसंद आएगा और मेरे वीडियो को आप बिना स्किप किए पूरा देखिएगा, तभी आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। और ये वीडियो सिर्फ एनटीए यूजीसी नेट के लिए नहीं है, बल्कि मैं आपको ये भी बता दूं कि ये जो मैंने मतलब चैनल शुरू किया है, ये टीजीटी की, आप जानते हैं टीजीटी पीजीटी का भी फॉर्म भरा गया है। तो कुछ बच्चों के पास ऐसा नहीं है, उनके पास भी इंग्लिश होगी, जाहिर सी बात है वो भी तैयारी कर रहे होंगे, तो उनके लिए भी बहुत बेनिफिशियल है और बहुत हेल्पफुल होगा ये वीडियो उन बच्चों के लिए भी जो कि टीजीटी और पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं। तो इसी चीज़ को हम चलिए आगे बढ़ाते हैं। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एजिस की। तो क्यों ना मतलब कितना अच्छा हो कि अगर हम ऐसा करें, कितना अच्छा हो कि अगर हम ऐसा करें कि उन एजिस की एक लिस्ट बना लें, ताकि हमारे माइंड में फीड हो जाए वो कॉन्सेप्ट, किस एज को क्या कहा गया, कौन सी एज कब आई और किस एज के बाद कौन सी एज है और उन एजिस को और किस किस नाम से जाना गया। सबसे पहला अगर हम देखें तो बेसिक जो चीज़ है हमारे इंग्लिश लिटरेचर में वो एजिस से ही शुरू होती है। तो सबसे पहले हम राइटर्स की जब भी कभी बात करते हैं या ऑथर्स के बारे में डिस्कशन करते हैं, पोइट्स आते हैं, एसिस्ट आते हैं, तो इन सब के बारे में पहले एजिस की ही बात आती है कि किस एज में कौन से राइटर हुए, कौन से ऑथर्स हुए या कौन से पोइट्स हुए, एसिस्ट कौन से हुए, ड्रामाटिस्ट कौन से रहे। तो अगर हम एजिस वाइज इस सारी चीज़, इस पूरे कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे तो मैं समझती हूँ कि बहुत अच्छा रहेगा। और दूसरे, कम समय में ज़्यादा तैयारी वाली बात जो है ना कि टाइम तो कम है लेकिन हमें एक ब्रॉड सिलेबस है उसको कवर करना है, तो उसके लिए मेरे हिसाब से ये चैनल मेरा बहुत हेल्पफुल होने वाला है उन बच्चों के लिए जिनके पास टाइम कम है और वो अपनी प्रिपरेशन को बहुत ज़्यादा देखा जाए तो एक तरह से कंप्लीट फॉर्मेट देना चाहते हैं और लास्ट में वो एक अपना अच्छा सा रिवीजन करना चाहते हैं। तो वो ज़रूर इस चैनल को देखें और देखिए वीडियो देखने के बाद आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबा दीजिएगा, ताकि आपको मेरी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एजिस की लिस्ट बनाई है मैंने। उस एजिस की लिस्ट को आप किस तरह से याद करेंगे, तो सबसे पहले आता है एज ऑफ चौसर। एज ऑफ चौसर, एज ऑफ चौसर एज उसको कहा गया जिसमें हमारे ऑथर चौसर थे। ये ध्यान रखिएगा, एज ऑफ चौसर मतलब हमारे जो ऑथर थे या जो भी इनको राइटर हम कह सकते हैं, तो वो चौसर थे और ये थे हमारे 1314 AD, 1340 AD के बीच में एज ऑफ चौसर कहलाता है। चौसर के कॉन्टेम्प्रेरी जितने राइटर्स थे, जो ऑथर्स थे, वो सब इन्हीं के नाम से, एज ऑफ चौसर के नाम से भी उनको बुलाया जाता है। नंबर टू आती है एज ऑफ रिवाइवल। मैंने कहा ना कि अगर आप लिस्ट बनाएंगे तो आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है। एज ऑफ रिवाइवल, ये वो एज है जो कि रिवाइवल एज के नाम से जानी गई और एज ऑफ रिवाइवल 1400 to
1400 टू 1500 एडी के बीच की जो पीरियड है उसे हम एज ऑफ रिवाइवल के नाम से जानते हैं। नंबर थ्री आता है हमारा एज ऑफ एलिजाबेथन। एज ऑफ एलिजाबेथन, एलिजाबेथन। एज ऑफ एलिजाबेथन जो हमारी एज है, अच्छा सॉरी मैंने ध्यान नहीं दिया, एलिजाबेथन एज हमारी वो एज कहलाती है जिसमें कि सबसे फेमस राइटर रहे हमारे शेक्सपियर। ये ध्यान दीजिएगा कि शेक्सपियरन एज भी इसी को कहा जाता है भाई, शेक्सपियर एज या शेक्सपियरन इसी एज को कहा जाता है। थोड़ा सा इसको और अच्छे से मैं नीचे लिख देती हूँ, शेक्सपियर एज। चलिए इसको दोबारा लिखते हैं, ये देखिए एलिजाबेथन एज है और फिर इसी एज को कहा गया शेक्सपियर। शेक्सपियर एज भी इसी को कहा गया जिसमें कि सबसे फेमस राइटर हमारे शेक्सपियर रहे हैं। इस चीज़ को याद रखिएगा। एज ऑफ एलिजाबेथन में ही शेक्सपियर आए थे और वो फेमस ड्रामाटिस्ट थे, ये भी आपको पता है। 1550 टू 1600 एडी के बीच की बात है, तो इसे याद रखिएगा। एलिजाबेथन एज मीन्स शेक्सपियर एज। नंबर फोर पे आता है हमारा एज ऑफ जैकोबिन। एज ऑफ जैकोबिन, एज ऑफ जैकोबिन, ठीक है। एज ऑफ जैकोबिन, एज ऑफ जैकोबिन को ही कैरोलिन एज कहा गया, ये भी याद रखिएगा। एज ऑफ जैकोबिन को ही कैरोलिन एज कहा गया और ये एज हमारी कब से कब तक रही? 1600 टू 1640 AD. During this period, it is called to Jacobin or Caroline age. Is that clear? Next point is, या next age is age of civil war. Age of civil war. Age of civil war and इंटीग्रम इस एज भी इसी को कहते हैं भाई। INTERR इंट्रिग्नम एज भी इसी को कहा गया है, एज ऑफ सिविल वॉर इंट्रिग्नम। और इसी एज को हम दूसरा किस नाम से जानते हैं? कॉमनवेल्थ एज के नाम से जानते हैं। इसी एज को हम कॉमनवेल्थ एज के नाम से भी जानते हैं। दिस इज ऑल्सो नॉन एज कॉमनवेल्थ एज। कॉमनवेल्थ एज, अच्छा ये किस पीरियड में थी ये भी हमें देखना पड़ेगा थोड़ा सा, कि ये कहलाता था 1642 से 1660 AD तक को हम कहते हैं। ये देखिए एज ऑफ सिविल वॉर इंट्रिग्नम को इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द कॉमनवेल्थ एज एंड दिस इज period 1640 to 1660 AD. Next number is 6. Age of restoration. Age of restoration age. Restoration age. इसी एज को, रिस्टोरेशन एज को ही हम प्यूरिटन एज के नाम से भी जानते हैं, या इट इज़ कॉल्ड टू प्यूरिटन एज। प्यूरिटन एज, प्यूरिटन अब ये कब से कब तक थी? 1660 टू 700। बस इसी को आप लास्ट वाले को पकड़िए और आगे का लिखते चले जाइए। 1660 टू 1700 AD। चलिए नेक्स्ट है नंबर 7, एज ऑफ एनलाइटमेंट इसको कहा जाता था। नेक्स्ट एज को एज ऑफ एनलाइटमेंट एज। एनलाइटमेंट एज इसको कहा गया।
एनलाइटमेंट एज के साथ ही इसको कहा जाता था, अगर हम इसके और दूसरे नाम देखें तो सेंसिबिलिटी एंड ऑगस्टन एज। ऑगस्टन एज भी इसी को कहा गया। इट इज़ कॉल्ड ऑल्सो सेंसिबिलिटी एंड ऑगस्टन एज, and this is and that was the period of 1700 to 1800। 1700 to सॉरी 2 नहीं लिखेंगे, बस ऐसे डैश लगा देती हूँ। 1700 टू ये पूरा रहा आपका 100 ईयर्स, 1700 टू 1800 AD, 1800 AD, इस तरह समझिए, ठीक है। अब देखिए हमारी 7 एज कंप्लीट है, अभी और आगे भी कराना है आपको, थोड़ा सा इसी समझिए पहले। एज ऑफ चाउसर पीरियड टाइम कब से कब तक है? 1300 टू 1400 AD। इस अकॉर्डिंग टू दिस लिस्ट या अकॉर्डिंग टू दिस पीरियड हम ये कह सकते हैं कि उस टाइम पर जितने भी हमारे राइटर हुए तो वो चाउसरियन के नाम से भी जाने गए। और चाउसर के कॉन्टेम्प्ररी जो राइटर्स हैं, जो ऑथर्स हैं, ये जो भी पोइट्स हुए, उन सब के बारे में अगर हम बात करते हैं तो एज ऑफ चाउसर को लेकर के बात की जाती है, क्योंकि वो चाउसर के पीरियड के थे। तो इसे आप ध्यान रखिए, 1300 टू 1400 AD। सबसे पहले अच्छा है कि आप इस तरह की लिस्ट बना लीजिए, क्योंकि मोटी मोटी चीज़ें आपको इससे कवर हो जाएं। सेकेंड एज ऑफ रिवाइवल। सेकेंड एज ऑफ रिवाइवल इट इज़ ड्यूरिंग द पीरियड 1400 टू 1500 AD। ये एज ऑफ रिवाइवल का पीरियड था, और इसी समय पर जितने भी ऑथर्स हुए, राइटर्स हुए हैं आपके इस टाइम पर, वो सभी एज ऑफ रिवाइवल के नाम से जाने गए। और अपने नाम के साथ साथ वो इस नाम से भी जाने जाते थे कि वो किस एज में हुए हैं, या उन्होंने क्या वर्क किया, या उनके जो ड्रामे थे, जो भी उनका वर्क था, वो जब पब्लिश हुआ तो वो उसी एज के नाम से भी जाना गया। एज ऑफ एलिजाबेथन, ये बड़ी ही फेमस एज है, क्योंकि इसमें शेक्सपियर हुए थे, जो कि एक फेमस प्ले राइटर भी थे, सोनेट्स के पोइट भी यही हैं, और इन्होंने जो है वो ड्रामे लिखे, बहुत अच्छे अच्छे प्ले कराए, जिसमें इनकी ट्रेजेडी बहुत मशहूर हैं, जो ट्रेजेडीज़ इन्होंने लिखी, ओथेलो वगैरह। इसको भी हम आगे चल के अपनी वीडियो में कवर करेंगे। तो शेक्सपियर एज जो है वो आपकी 1500 टू 52 से 1600 AD के बीच में कहलाती है। तो ड्यूरिंग दिस पीरियड इट इज़ कॉल्ड शेक्सपियर एज। एज ऑफ जैकोबिन, अब ये चीज़ देखिए, ध्यान रखिएगा, किस एज को दूसरा किस नाम से जाना गया। एज ऑफ जैकोबिन मतलब कैरोलिन नाम से भी इसको जानते हैं, एज ऑफ कैरोलिन भी इसको कह दिया जाता है। एज ऑफ जैकोबिन मीन्स एज ऑफ कैरोलिन कब से कब तक रहा? 1600 टू 1640। ठीक है, समझ में आया। अब इसमें जो हमारे राइटर्स हुए, जो भी पोइट्स हैं, जो हमारे ऑथर्स हैं, वो सब जैकोबिन या कैरोलिन एज के नाम से भी जाने गए। जो भी उनका वर्क पब्लिश हुआ वो उस टाइम पीरियड के हिसाब से उसको बुलाया गया। नंबर 5 है एज ऑफ सिविल वॉर एंड ट्रिग्नम एज, और इसी एज को हम कॉमनवेल्थ एज के नाम से भी जानते हैं। कॉमनवेल्थ एज या फिर एज ऑफ सिविल वॉर कब कहलाई? 1640 टू 1660 AD के बीच में ये एज कहलाई, और दिस इज़ ए पीरियड ऑफ सिविल वॉर एंड ट्रिग्नम कॉमनवेल्थ एज। नंबर 6 एज ऑफ रिस्टोरेशन। रेस्टोरेशन पीरियड को प्यूरिटन एज के नाम से भी जाना गया। रेस्टोरेशन पीरियड इज ऑल्सो कॉल्ड प्यूरिटन एज। प्यूरिटन एज इज द पीरियड टाइम ऑफ दिस 1660 टू 1700 AD। 1660 टू 1700 AD के बीच का जितना भी पीरियड है वो सब रेस्टोरेशन या और प्यूरिटन एज के नाम से जाना गया। नेक्स्ट है नंबर 7 पर आता है एज ऑफ एनलाइटमेंट। अब देखिए यहाँ पे कभी कभी क्या होता है, जो आजकल एनटीए ने अपना तरीका बना लिया है, वो बहुत डीप नॉलेज चाहता है बच्चे की। वो जो चेक करना चाहता है बच्चे की डीप नॉलेज चाहता है, वो आप ऊपर ऊपर से पढ़ के जाएंगे, उसका फ़ायदा वहाँ नहीं मिलने वाला। ये मैं आपको बता दूँ, आपको फ़ायदा मिलेगा जब आप डीप नॉलेज जो है उसकी वो गेन करेंगे। जैसे कि एनलाइटमेंट एज, सेंसिबिलिटी। अगस्टन एज तो ज़्यादातर बच्चे जानते होंगे कि हाँ अगस्टन एज है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि बहुत कम बच्चे होंगे जो एनलाइटमेंट एज या सेंसिबिलिटी एज को बहुत ज़्यादा अच्छे से जानते होंगे।
क्योंकि जब बहुत डीप नॉलेज हम लेते हैं तभी ये जो है दो टर्म्स हमारे सामने आती है निकल करके। अदरवाइज ऑगस्टन एज, हाँ मोटी सी बात है कि ऑगस्टन एज सामने से लिखा रहता है, हम पढ़ लेते हैं हाँ ठीक है ये ऑगस्टन एज है, लेकिन इस एज को इसके अलावा भी और किन नामों से जाना गया ये भी जानना ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ जो क्वेश्चन पुटअप होता है वो एनलाइटमेंट एज से हो जाए, और हो सकता है वो क्वेश्चंस आपको आता हो या आप अच्छे से उसको जानते थे, आप सॉल्व कर सकते थे, मगर दिक्कत क्या हुई कि आप तो ऑगस्टन एज पढ़ के गए थे, आप एनलाइटमेंट एज की ज़्यादा आपको नॉलेज नहीं थी। सेंसिबिलिटी एज भी इसी को कहा गया है। इस पूरी लिस्ट को बना लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं अभी आगे फिर आपको पढ़ाती हूँ 2 मिनट। चलिए आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, आगे चलते हैं। चलिए इतना हो गया हमारा एनलाइटमेंट एज तक। आप देखें एज ऑफ रोमांटिक नंबर 8 पर आता है, एज ऑफ रोमांटिक। एज ऑफ रोमांटिक एज जो है, अगर हम इसकी बात करें तो एज ऑफ रोमांटिक एज को न्यू क्लासिसिज्म एज से भी जाना गया। इसको हम कह सकते हैं न्यू क्लासिसिज्म एज, यहीं लिख देती हूँ, न्यू क्लासिसिज्म एज। रोमांटिक एज को और किस नाम से जाना गया? न्यू क्लासिसिज्म एज के नाम से जाना गया। और ये कब तक रहा? 1800 टू 1850 एडी, 1800 टू 1850 एडी के बीच में इस पीरियड को हम बुलाते हैं इस नाम से, एज ऑफ रोमांटिक, और इसी को इट इज़ कॉल्ड ऑल्सो द न्यू क्लासिसिज्म एज। नेक्स्ट एज इज द एज ऑफ विक्टोरिया। एज ऑफ विक्टोरियन एज भी इसको कहते हैं, एज ऑफ विक्टोरियन। देखिए एज ऑफ विक्टोरिया, एज ऑफ विक्टोरियन, इसी के नाम, इसी को कहा जाता है एज ऑफ विक्टोरियन। अब इस ये कब से कब तक है? 1850 टू 1900, 1850 टू 1900 एडी। एज ऑफ विक्टोरिया, एज ऑफ विक्टोरियन, ये हो गया। विक्टोरियन एज का कोई दूसरा नाम नहीं है, बस यही ध्यान रखिएगा कि एज ऑफ विक्टोरियन या एज ऑफ विक्टोरिया। नेक्स्ट की बात अगर हम करें, पहले आप इसको देखिए, एज ऑफ रोमांटिक को क्या कहा गया? न्यू क्लासिज्म एज कहा गया। जो पीरियड हमारा चल रहा था 1800 टू 1850, दिस इज कॉल्ड टू रोमांटिक एज और एज ऑफ रोमांटिक और न्यू क्लासिसिज्म एज। अब बात आती है आपकी मॉडर्निस्ट लिटरेचर। अब यहाँ के बाद जब 1900 आ गया, इसे समझिए, जब 1900 आ गया तो मॉडर्निस्ट लिटरेचर आ गया। फिर मॉडर्निस्ट लिटरेचर, मॉडर्निस्ट लिटरेचर आया। मॉडर्निस्ट लिटरेचर का मतलब था 1900 के बाद में, मॉडर्निस्ट लिटरेचर का मीनिंग था कि अब जितना भी जो भी वर्क हुआ है, जो भी राइटर्स ने लिखा है, वो मॉडर्न वर्क के नाम से जाना गया, मॉडर्न लिटरेचर के नाम से जाना गया। और ये था 1900 टू 1918 को कहा गया, 1900 टू 1918। उसके बाद इसी बीच में वर्ल्ड वॉर फर्स्ट भी हुआ, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। वर्ल्ड वॉर फर्स्ट 1910 से 1940 इसको कहा जाता है, 1910 से 1945। ड्यूरिंग दिस पीरियड इट इज़ कॉल्ड वर्ल्ड वॉर फर्स्ट एंड ऑल्सो कॉल्ड मॉडर्निस्ट लिटरेचर। देखिए जब भी अगर हम देखें तो वर्ल्ड में कोई भी इवेंट्स होता है, वर्ल्ड में कुछ भी इस तरह के फिनोमिना होते हैं कि कोई भी ऐसी घटना घटती है कि जिसमें तबाही हो, या तो वो मतलब नेचुरल हो, नेचुरल डिज़ास्टर हो, या फिर इंसानों के ज़रिए किया गया डिज़ास्टर हो, आप समझ रहे होंगे मेरी बात। तो जो वर्ल्ड वॉर फर्स्ट था, जाहिर सी बात है वो इंसानों के ज़रिए किया गया था। तो इसका फ़र्क लिटरेचर पे बहुत ज़्यादा पड़ता है, और ये कहीं ना कहीं बहुत इन्फ्लुएंस्ड करता है लिटरेचर को और उसके राइटर्स को। पॉइट्स हैं तो पॉइट को भी, एसिस्ट हैं तो एस्से को भी।
मतलब ये समझ लीजिए कि इसका एक जो साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट होता है वो बहुत ज़्यादा पड़ता है, और फिर लोगों का ध्यान उस तरफ जाता है जो नई नई प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं, या वो जैसे देखते हैं कि आज हमारा जो आज हमारी सोसाइटी है वो किस तरह की प्रॉब्लम जो है फेस कर रही है, उन्हीं प्रॉब्लम्स का या तो सॉल्यूशन लिखा जाता है, या फिर उन प्रॉब्लम्स की डीप नॉलेज लिखी जाती है, या फिर वो प्रॉब्लम जो अचानक से क्रिएट हुई वर्ल्ड के अंदर, अचानक से वर्ल्ड वॉर हुआ, वर्ल्ड के अंदर जो अचानक से मतलब ये हुआ कि कुछ, भाई जाहिर सी बात है बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस की होगी उस टाइम पीरियड के लोगों ने, तो उसी का इन्फ्लुएंस लिटरेचर पे पढ़ना और फिर उसी के अकॉर्डिंग लिटरेचर को लिखना, इसलिए इसे सिविल वॉर या वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के नाम से भी हम जानते हैं, और इसी को मॉडर्न लिटरेचर कहा गया। नेक्स्ट फिर आता है, इसके बाद स्टार्ट होता है पोस्ट मॉडर्न लिटरेचर। पोस्ट मॉडर्न लिटरेचर, पोस्ट मॉडर्न लिटरेचर की बात करें तो ये 1945 के बाद की बात है। 1945 के बाद से लेकर जो जितना भी अब तक चल रहा है वो पोस्ट मॉडर्न लिटरेचर के नाम से जाना गया। और अब जो मतलब लिटरेचर लिखा जा रहा है 1945 के बाद में, फिर जितना भी वर्क पब्लिश हुआ, ऑथर्स ने कराया, एसेस ने एसे, पोइट ने अपनी पोएम्स जो भी पब्लिश हुई और जो भी दुनिया के सामने आई, उनके जितना भी वर्क था वो सब, तो वो पोस्ट मॉडर्न लिटरेचर के नाम से जाना गया। और इसी टाइम पर एक सबसे बड़ा फिनोमिना हुआ था कि वर्ल्ड वॉर सेकंड भी हुई थी, तो इसे हम इस तरह भी कह सकते हैं कि पोस्ट वर्ल्ड वॉर सेकंड, पोस्ट वर्ल्ड वॉर सेकंड, सॉरी, पोस्ट वर्ल्ड वॉर सेकंड भी हुई, और ये हुई 1945 में। उसके बाद बस ये समझिए कि उसके बाद का जितना लिटरेचर है वो सब हमारा पोस्ट मॉडर्न लिटरेचर के नाम से जाना जाता है। उम्मीद करती हूँ आपको ये सेशन, मेरा वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा इस लिस्ट के अकॉर्डिंग, और मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आपको कम समय में बहुत अच्छी इसी तरह की, देखिए इंग्लिश में 3 चीज़ें हैं। अगर आपको क्रोनोलॉजी अच्छे से आ गई इंग्लिश की समझ में, ऑथर्स की क्रोनोलॉजी समझ आ गई, प्लस उसके वर्क की क्रोनोलॉजी समझ में आ गई, तो आपके लिए यही वर्क बहुत इजी हो जाएगा, प्रिपरेशन बहुत इजी हो जाएगी। लेकिन अगर आप इसी में कंफ्यूज रहते हैं, क्योंकि जो क्वेश्चंस हमारे बेस्ड होते हैं वो क्रोनोलॉजी के ऊपर ज़्यादा होते हैं, तो बेहतर है कि हम इस पर ज़्यादा अपना ध्यान दें, ज़्यादा फोकस करें। तो आप इस लिस्ट को ज़रूर देखिएगा और इसकी स्क्रीनशॉट साथ साथ लेते रहिए ताकि आपको याद करने में आसानी हो। चलिए, आप सभी को मेरी तरफ से बेस्ट विशेज़, अच्छी दुआएं। अल्लाह हाफ़िज़।